एक टीनेजर अपने फैमिली फार्म वाली लाइफ को छोड़कर सिटी में काम ढूंढने निकल पड़ता है, जहां से उसे सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही फायर कर दिया जाता है। उसने अब स्कूल छोड़ दिया है और पूरी तरह अकेला था, ना ही अब उसके पास पैसे थे। हाउएवर, कुछ सालों बाद ही हेनरी फोर्ड ने अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर लिया था और रिवोल्यूशनाइज कर दिया कार इंडस्ट्री और बिजनेसेस को जो हम आज देखते हैं। असेंबली लाइन प्रोडक्शन में उन्होंने महारत हासिल की, 5D वर्क शुरू किया और ऐसे कई काउंटलेस इनोवेशंस किए। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस स्टोरी नहीं है। हेनरी फोर्ड की लाइफ कंट्रोवर्सी, फेलियर्स, ऑब्सेसिव जीनियस काम से बनी है। हम ना सिर्फ हेनरी फोर्ड की एस्टोनिशिंग राइज पर बात करेंगे, बट लेसर नोन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, जैसे उन्होंने ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में अपना एक वियर्ड अमेरिकन टाउन फोर्डलैंडिया बनाने की कोशिश की थी। हम हेनरी फोर्ड के सबसे गहरे सच के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अडोल्फ हिटलर उनके वन ऑफ द बिगेस्ट फैन क्यों थे। ये स्टोरी है इनोवेशन और सक्सेस की, एक ब्रूटल स्ट्रगल फॉर वेल्थ एंड पावर। ये है द शॉकिंग ट्रू स्टोरी ऑफ हेनरी फोर्ड। जुलाई 1863 में जन्मे हेनरी फोर्ड का बचपन डियरबॉर्म मिशिगन के एक फार्म पर बीता, जो उन्हें काफी जल्द ही बुरा लगने लगा। हेनरी घर के बड़े बेटे होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागते थे और वो अपना पूरा दिन घर पर गुजारते थे और उनके 5 छोटे सिबलिंग्स फार्म पे जाते थे। एक पड़ोसी ने हेनरी को कहा था अर्थ पर रहने वाला सबसे कामचोर लड़का। बट हेनरी के घर पे रहने की एक वजह थी, उन्हें मशीनरी में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी माँ की निटिंग निडल्स को पेयर करके स्क्रू ड्राइवर बना दिया था। हेनरी ने अपना ज्यादातर वक्त घर पे एक्सपेरिमेंट्स करने में बिताया, लाइक घड़ियों की वर्किंग समझना और फार्मिंग मशीन्स को ठीक करना। बट हेनरी ने जल्द ही स्कूल जाना शुरू किया और वहां उन्हें पता चला कि स्कूल तो फार्म से भी बदतर जगह है। उन्हें स्कूल टाइम वेस्ट लगता था और वो 8th स्टैंडर्ड से स्कूल छोड़ दिया। हेनरी खुद से सीखना शुरू कर दिया और बड़े होते होते उनके सिबलिंग्स और फ्रेंड्स की मदद से वो कई सारे मशीन्स बनाए, जैसे वाटर व्हील्स, मिनिएचर स्टीम इंजन्स। इवन दो उनके प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे एक्सप्लोजन या कई बार ओकेजनल इंजरी से खराब हो जाते थे, ये बात साफ नजर आ रही थी कि हेनरी मशीनरी में काफी टैलेंटेड थे। उनकी लाइफ में ग्रेटेस्ट लीप तब आया जब वो 13 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक पॉकेट वॉच गिफ्ट की। हेनरी जल्द ही उसे डिसमेंटल करके रीअसेंबल करना सीख लिया। उन्होंने उसे बार बार प्रैक्टिस किया और जल्द ही वो इसमें बेहतर होते गए। कुछ ही दिन बाद उन्हें टाउन के लोगों के वॉचेस को रिपेयर करने के पेमेंट मिलने लगे। कुछ ही महीनों बाद हेनरी ने लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक्सपीरियंस किया। जब वो अपने पापा के साथ डेट्रॉइट के सफर पर थे, तब हेनरी ने पहली बार हॉर्सलेस व्हीकल देखी, एक स्टीम इंजन पावर्ड ट्रैक्टर। हेनरी उसे देखकर इतना फैसिनेट हो गए कि वो खुद से वादा किए कि मैं खुद का अपना एक ऐसा मशीन बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली यही वो वक्त था जब एक हादसा हो गया। जब हेनरी सिर्फ 13 साल के थे, उनकी माँ चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से गुजर गई। हेनरी सबसे ज्यादा अपनी माँ से क्लोज थे और उनकी डेथ ने हेनरी को काफी ज्यादा दुख पहुंचाया। हेनरी ने कहा माँ के बिना रहना वैसा ही था जैसे मेन स्प्रिंग के बिना घड़ी। हेनरी को रूरल लाइफ से और ज्यादा नफरत हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो हार्वेस्टिंग और फार्मिंग के अलावा बड़ी चीजों के लिए पैदा हुए हैं। बट एज द एल्डेस्ट सन, हेनरी के पापा सोचते थे कि ये फार्म हेनरी ही चलाने वाले हैं। उनके बीच ये टेंशन तब तक बढ़ी जब तक फाइनली 16 साल की एज में हेनरी ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर डिट्रॉइट जाने का डिसाइड कर लिया। इस डिसीजन से उनके पापा काफी डिसअपॉइंटेड थे, जिसने उनके रिलेशनशिप में बड़ी दरार बना दी। बुरा तो तब हुआ जब हेनरी को कुछ ही वीक के अंदर अपने न्यू जॉब से फायर कर दिया गया। सडनली हेनरी को काफी लोनली फील होने लगा, एक न्यू सिटी में बिना इनकम के। बट सरप्राइजिंगली उन्हें वहां से हेल्प मिली जहां से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हेनरी को उनके पापा ने बचा लिया था। उन्होंने हेनरी को अपने लॉन्ग टर्म फ्रेंड के मशीन शॉप में रिपेयरमैन की जॉब दिलाई। हालांकि हेनरी के पापा उनसे इस तरह फैमिली बिजनेस छोड़कर जाने की वजह से नाराज थे, पर फिर भी उन्हें हेनरी के मशीन के प्यार पर भरोसा था। उन्हें हेनरी पर यकीन था। हेनरी अपनी आंट के घर पर रहने लगे और उन्होंने एक ज्वेलरी रिपेयरमैन के तौर पर एडिशनल नाइट वर्क ढूंढ लिया। इन दोनों जॉब से उन्हें वीक में $5.5 मिलते थे। इससे भी बड़ी बात, हेनरी को इस जॉब की वजह से वाइड वैरायटी ऑफ मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने मिलता था। एज अ मैकेनिक ये टाइम उनके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल था, क्योंकि इससे वो बहुत सारी चीजें सीख रहे थे जो वो कभी नहीं सीखे। बट 9 महीने बाद ही हेनरी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ जितना सीख सकते थे सीख लिया और वो घर चले गए। 1882 यही वो वक्त था जब एक पड़ोसी हेनरी से अपना न्यूली परचेज स्टीम इंजन ऑपरेट करने को पूछे। हेनरी उनकी हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हेनरी कभी स्टीम इंजन नहीं चलाए थे। वो शेकिंग मशीन तक गए जो उनसे काफी बड़ी थी। हेनरी ने उस मशीन को मजाक में द लिटिल इंजन कहा। उन्होंने इंजन ऑन किया और वाल्व्स को एडजस्ट किया और सडनली मशीन शुरू हो गई। वो पड़ोसी हेनरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने हेनरी को फुल टाइम वर्क दे दिया, वर्थ $3 अ डे।
बट ऐसी बातें फैलने लगी कि ये नौजवान लड़का बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के स्टीम इंजन चला सकता है। और समर के एंड में हेनरी से स्टीम इंजन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी वेस्टिंग हाउस के एक रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए और हेनरी को एक रिपेयरमैन की जॉब मिल गई। हेनरी एक्सेप्टेड और मिशिगन और ओहायो में उन्होंने कई समर्स इंजन रिपेयर किए। काम करते हुए भी हेनरी अपना सपना नहीं भूले। ड्यूरिंग द विंटर्स उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही एक स्टीम पावर्ड व्हीकल बनाने का ट्राई किया जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। बट काउंटलेस आवर्स ऑफ वर्क्स के बाद भी ऐसा लग रहा था कि हेनरी इसे नहीं बना पाएंगे। इवन दो 1769 में फर्स्ट स्टीम पावर्ड व्हीकल बनाया गया था, बट उन इंजन और लेटर वर्जन्स को एक ट्रैक पर ऑपरेट किया जाता था, जबकि हेनरी एक ऐसा व्हीकल बनाना चाहते थे जो रोड पर चल सके। बट ही रियलाइज्ड वो स्टीम इंजन्स क्विक और ट्रैकलेस व्हीकल्स के लिए काफी भारी थे। अब हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। मैगजीन पढ़ते हुए हेनरी को एक इन्वेंशन के बारे में पता चला जिसका नाम था साइलेंट गैस इंजन। हेनरी पहले तो इस इन्वेंशन को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह काम नहीं करने वाला है। कुछ सालों बाद एक कंपनी ने उन्हें इसी तरह के एक इंजन को रिपेयर करने के लिए कहा। इस एक्सपीरियंस ने हेनरी का पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया। ये इंजन हेनरी के सोच से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी और लाइट वेट थी। अब हेनरी समझ चुके थे कि उनके व्हीकल के लिए इंजन मिल चुका है। उन्होंने अपनी फियोंसे क्लारा को बताया कि वो डेट्रॉइट जाएंगे और चीजें सीखने के लिए। क्लारा मान गई, जो कि काफी बड़ी बात थी क्योंकि कुछ वीक्स पहले ही हेनरी ने सिटी में एक जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया था और वो ऑफर था एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी के रिपेयरमैन का। एडिसन हेनरी के हीरो थे और उनसे अच्छा कोई और सिखाने वाला नहीं था उनके लिए। इस रोल में उन्हें गैसोलीन इंजन्स पर ही काम करने का मौका मिला और जल्द ही हेनरी ने कंपनी को अपने काम से इम्प्रेस कर दिया एंड सून वो इस कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए और उनकी सैलरी डबल हो गई। बेस्ट ऑफ ऑल क्योंकि इस पोजीशन में उन्हें कॉल आने पर ही काम करना पड़ता था, जिससे हेनरी को बहुत सारा टाइम मिलता था अपने क्रिएशन पे काम करने को। सीधी बात कहें तो हॉर्सलेस कैरियज कॉन्सेप्ट जो अब गैसोलीन इंजन के साथ पॉसिबल था। कंपनी रिट्रीट में हेनरी फाइनली थॉमस एडिसन से मिले, जिन्होंने हेनरी को अपने आइडिया को परस्यू करने के लिए एनकरेज किया और आने वाले समय में ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेनरी के साथ एक और अच्छी चीज हुई कि 1888 में क्लारा के साथ उनकी शादी हो गई और 1893 में उनके इकलौते बेटे एड्सल का जन्म हुआ। ये वही साल था जब हेनरी क्रिसमस में पागलों की तरह झूम रहे थे और अपनी वाइफ के पूछने पर बताया कि उन्होंने फाइनली गैसोलीन इंजन बना लिया था। ये बात अलग थी कि वो बहुत बेसिक था और कुछ मिनट के लिए ही चलता था, बट इतने साल की मेहनत रंग लाई। उन्हें पता चल गया था कि इंजन कैसे बनाना है और अब इस पे वो और अच्छे से काम कर सकते थे। अगले 3 साल हेनरी पूरा मन लगाकर काम किए। वो ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल किए जो फैक्ट्री से फेंक दी जाती थी, जैसे लेफ्ट ओवर ट्यूबिंग, और 1896 में वो फाइनली रेडी था। 2 बाइसाइकिल को स्क्वायर चीसी में वेल्ड करके बना हुआ इस मॉडल को क्वाड्रीसाइकिल नाम दिया गया। इस व्हीकल ने अपनी फर्स्ट ड्राइव 4 जून 1896 को अर्ली मॉर्निंग को ली एंड अमेजिंगली ये कार चलाने में काफी तेज और रिलायबल थी। 2 दूसरे इन्वेंटर्स ने वर्किंग गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, बट हेनरी की क्वाड्रीसाइकिल अपने वक्त की फास्टेस्ट थी विद द स्पीड ऑफ 20 mph और हेनरी जानते थे कि ये बस शुरुआत है। उन्होंने अपनी क्वाड्रीसाइकिल $200 में बेच दी और उस पैसों का इस्तेमाल कर वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। इसमें 3 साल और लगते बनाने में, बट जब वो बन गई तो ये बहुत बेहतरीन थी। वो बड़ी थी, फास्ट थी और स्मूथ थी। हेनरी अपना पूरा वक्त अपने काम को देना चाहते थे, पर उनके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें अपने पैशन को परस्यू करने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी और फिर वो मनी रेस करने के लिए निकल पड़े। ये था उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क और एक नई कंपनी की शुरुआत। हेनरी को एक बहुत ही वेल्दी लंबा सेल्समैन के साथ 3.5 माइल ड्राइव पर जाने का मौका मिला। डेस्टिनेशन रीच करने पर ही वो कार की परफॉर्मेंस से इतना खुश हो गया कि हेनरी की न्यू कंपनी में इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहा। अपनी कार को इस तरह दिखा के हेनरी ने करीब 12 इन्वेस्टर्स को एक्वायर कर लिया और उनसे $15,000 का कैपिटल हासिल किया और ऐसे डेट्रॉइट ऑटोमोटिव कंपनी अगस्त 1899 को फॉर्म हुई, हेनरी बीइंग द चीफ इंजीनियर। अब तक ऐसे कॉम्पिटिशन में काफी कंपनीज हो चुकी थी। वो सभी हैंडमेड और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्स अमीरों के लिए लग्जरी आइटम थी। हेनरी का गोल था ऐसे व्हीकल्स बनाना जो एफिशिएंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। अनफॉर्चुनेटली शेयर होल्डर्स इसका उल्टा चाहते थे। इन्वेस्टर चाहते थे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स जो कम से कम टाइम में बनाई जा सके और अमीरों को ज्यादा दाम में बेची जा सके, रिगार्डलेस ऑफ रिलायबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी। हेनरी कई बार झगड़ भी गए अपने शेयर होल्डर्स से, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा। उन्हें चाहिए था हायर प्रॉफिट्स, हेनरी को चाहिए था परफेक्शन। ऑल्दो हेनरी को पता था कि गाड़ी अच्छी कैसे बनती है, पर उन्हें यह पता नहीं था कि बिजनेस अच्छा कैसे होता है।
उनका एक्सपीरियंस था एक गाड़ी एक बार में बनाना, डिटेल के साथ, परफेक्शन से। पर शेयर होल्डर्स ने उन्हें बहुत सारी गाड़ी एक साथ प्रोड्यूस करने को बोला और इससे खुश नहीं थे हेनरी। गाड़ियां बहुत महंगी बिक रही थी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, कस्टमर्स भी इनसे सहमत नहीं थे और कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रही थी और बार बार उन्हें इश्यूज और डिलेज होने लगे थे। सो ग्रैंड ओपनिंग के 2 साल बाद ही डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी 1901 में बंद हो गई। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी के फेलियर के बाद भी सिटी में हेनरी के काफी सारे दोस्त थे, जिनमें से कुछ के पास वेयर हाउसेस थे जिनमें उन लोगों ने हेनरी को अपने इन्वेंशंस पर काम करने के लिए अलाउ किया। ऑल्दो हेनरी का बिजनेस तो फेल हो गया, बट उनके पास टाइम था कि अब वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते। और हेनरी इस बार अपनी खुद की रेस कार बना रहे थे, क्योंकि उससे वो सिंगल कार पर ज्यादा देर तक काम कर सकते थे। एंड इट टर्न्स आउट हेनरी के पास एक आइडिया था। उन्होंने देखा कि उस वक्त के रेसर ज्यादातर ध्यान सिर्फ पावर पर ही दे रहे थे, जबकि उनका मानना था कि अगर कार को लाइट वेट बनाया जाए तो बेहतर परफॉर्म करेगी। हेनरी ने एक बहुत ही लाइट वेट 26 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर रेसर पर काम शुरू किया। इस फिलॉसफी ने उन्हें डेट्रॉइट ड्राइविंग क्लब की 10 लैप कंपटीशन वाली उनकी फर्स्ट रेस जिता दी। अपनी इस गाड़ी से वो और भी कई सारे रेस जीते और शेयर होल्डर्स को उनके बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। हेनरी को मिली सक्सेस से वो दोबारा साथ में काम करने को तैयार थे। हेनरी रेस की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके थे और शेयर होल्डर्स इनके साथ काम करने को तैयार थे। और इसी तरह हेनरी फोर्ड कंपनी की शुरुआत हुई। इस कंपनी का गोल था लाइट वेट सिटी कार्स बनाना। हाउएवर, हेनरी की रेसिंग में मिली रीसेंट विक्ट्री ने उन्हें ऑब्सेस्ड बना दिया था। अब वो बस रेस कार्स बनाना चाहते थे। वो बस यही सोचते थे कि इन कार्स को और फास्ट कैसे बनाएं। सो अपनी फर्स्ट कंपनी की तरह ही हेनरी का फिर से अपने शेयर होल्डर्स के साथ झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अब वो पैसेंजर कार्स को प्रोड्यूस करने में फोकस नहीं कर रहे थे। हेनरी देख रहे थे मैकेनिकल एबिलिटी ऑफ रेस कार्स, द मैटर ऑफ परफेक्शन। इससे इन्वेस्टर्स काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इवेंचुअली हेनरी फोर्ड को चीफ इंजीनियर के पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। थस हेनरी फोर्ड ने हेनरी फोर्ड कंपनी छोड़ दी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए जिसमें उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, $900 और अपने 4 सिलेंडर रेसर की डिजाइन भी वापस ले ली। हेनरी का अचानक जाने से उनको ऑब्वियसली एक नए नाम की जरूरत थी। रीऑर्गेनाइज करने के बाद इसका नाम कैडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा गया, जिससे आगे चलकर काफी सक्सेस मिली। मीनवाइल हेनरी फोर्ड एक बार फिर से अकेले पड़ गए। 2 बिजनेसेस फेल हो चुके थे, बट ऑफ कोर्स हेनरी इतने इजीली गिव अप नहीं करने वाले थे। वो रेसिंग की दुनिया में वापस आए एंड इन 1901 उन्होंने सबसे बेहतरीन कार फोर्ड 999 बनाई, एक ऐसी कार जिसने सारा कंपटीशन ही जीत लिया। 2 साल बाद इसका नेक्स्ट इटरेशन ने अमेरिकन ड्राइविंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए विद टॉप स्पीड ऑफ 56 माइल्स पर आवर। रेसिंग वर्ल्ड की इन सारी सक्सेस ने हेनरी फोर्ड की रेपुटेशन को नई ऊंचाइयों में पहुंचा दिया था, जिससे एक बार फिर इन्वेस्टर्स का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आया। श्योरली कुछ तो जरूर होगा जिससे हेनरी के इन्वेंशंस एंड इनोवेटिव माइंड को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी में बदला जा सके। और यहां शुरुआत हुई हेनरी की थर्ड एंड फाइनल बिजनेस वेंचर की 1903 में, द फोर्ड मोटर कंपनी। कार सभी अमीरों के लिए लग्जरी आइटम थी जिसे हेनरी चेंज करना चाहते थे। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं बड़े स्केल पर मोटर कार बिल्ड करूंगा। उनके न्यू कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट था 2 सिलेंडर 8 हॉर्स पावर पैसेंजर कार, जिसका नाम था मॉडल ए। हेनरी के 40th बर्थडे के 1 हफ्ते पहले ही उनकी फर्स्ट कार $750 में बिकी। ये एक रीजनेबल स्टार्ट थी। इनिशियली इन कार्स को मैक एवेन्यू डेट्रॉइट की फैक्ट्री में बनाया जाता था। यहाँ कई वर्कर्स हर दिन 2 से 3 कार्स अपने हाथों से बनाते थे। ये प्रोसेस काफी स्लो था। हाउएवर, हेनरी फोर्ड का शिकागो के स्लॉटर हाउस विजिट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वहां हेनरी को एक ऐसा आइडिया मिला जिससे सब कुछ बदल गया। हेनरी ने काउ कैराकसेस को ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट पे मूव होते हुए देखा, जहां हर वर्कर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा था उसे आगे प्रोसेस करने के लिए। लाइक कॉग्स इन मशीन, वर्कर्स अनबिलीवेबली क्विक एंड एफिशिएंट थे। हेनरी ने असेंबली लाइन इनोवेशन को अपने कार फैक्ट्रीज में यूज करने का डिसाइड किया। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस को सीरीज ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल टास्क में स्प्लिट किया जा सकता था। इसके बाद वो हर एक वर्कर को एक टास्क देते जो जल्दी कंप्लीट होता और इसमें किसी तरह की स्किल या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इससे फैक्ट्री की एफिशिएंसी 500% बढ़ गई थी और हेनरी अब और तेजी से एक्सपैंड कर 300 न्यू एम्प्लॉइज को हायर कर सकते थे, क्योंकि इस रेपिटेटिव टास्क के लिए वो चीप लो स्किल लेबर को हायर कर सकते थे। इसके बाद वो अपने रेडिकल प्रैक्टिस को अगले स्टेप पर ले गए। पर्सनल एक्सपीरियंस से हेनरी ये जानते थे कि छोटे से काम की वजह से डीले कितनी हो सकती है। सो उन्होंने अपने फैक्ट्रीज में इंडिविजुअल कार पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब इंजन, ट्रांसमिशन सब कुछ फैक्ट्री में बन रहे थे। इससे प्रोडक्शन में और भी तेजी आने लगी और पहले जहां हेनरी को एक कार बनाने में 2 से ढाई दिन लगते थे, वो कम होकर 90 मिनट्स हो गई थी। इतनी तेजी से काम पूरा होने की वजह से उन्हें मॉडल टी लॉन्च करने के लिए अच्छा स्टेज मिला। ये वो कार थी जो आने वाले टाइम में उनकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार बनी। इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद फाइनली एक आम इंसान के लिए कार प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। उनके पास इस कार के लिए 3 आइडियाज थे। पहला आइडिया था कार अफोर्डेबल हो, दूसरा ड्यूरेबिलिटी एंड तीसरा इजी टू ऑपरेट।
हर मॉडल थी सेम इंटरचेंजेबल पार्ट्स के साथ, सेम शेड्स ऑफ ब्लैक पेंट्स के साथ जब वो फैक्ट्री से बनकर बाहर निकलती। बायर्स के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन बुक बनाई गई थी जिसे देखकर वो कार को खुद ही फिट कर सकते थे। ये एक बेस्ट सेलर थी जिससे कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा था और इससे उन्हें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी। बाय 1914 हेनरी अमेरिका में मैन्युफैक्चर होने वाले सारी कार ब्रांड के कंपेयर में ज्यादा कार बेच रहे थे। रोड में सिर्फ फोर्ड ही फोर्ड दिखती थी। सरप्राइजिंगली जैसे ही मॉडल टी की डीलरशिप कम होने लगी, हेनरी ने कार की प्राइस कम कर दी, जबकि ज्यादातर कंपनीज ऐसा नहीं करती। बट हेनरी जानते थे अगर वो प्राइस कम करते हैं तो इससे और कार्स बिकेंगी और इससे उनकी ही कार पॉपुलर रहेगी। तो श्योर इनफ इसके प्रोडक्शन खत्म होने से पहले करीब 15 मिलियन से ज्यादा मॉडल टी बिकी। हाउएवर हेनरी फोर्ड को एक ह्यूज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेनी ऑफ हिज वर्कर्स अपने न्यू जॉब की वजह से काफी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि पहले वो एंटायर कार को अपने हाथों से असेंबल करते थे, पर अब वो चेंज हो चुका था जिससे उन्हें एक ही टास्क को पूरे दिन करना पड़ता था। असेंबली लाइन ने उनकी सारी स्किल और क्राफ्टमैनशिप उनसे छीन ली थी। कई वर्कर्स काम छोड़कर जा चुके थे और फोर्ड मोटर कंपनी को 380% का एक्सट्रीमली हाई टर्नओवर रेट फेस करना पड़ा। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जो कंपनी को बंद करने के लिए काफी थी। हालात देखते हुए हेनरी ने एक्सट्रीम स्टेप लिया। वर्कर्स की सैलरी डबल कर दी, फ्रॉम $2.5 टू $5, जो उस समय काफी ज्यादा सैलरी थी, दूसरे कंपनी से तो बहुत ही ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, एज बहुत सारे वर्कर्स इमिग्रेंट्स थे, उस वजह से हेनरी ने फ्री इंग्लिश लेसन्स प्रोवाइड करना शुरू किया ताकि फैक्ट्री में अच्छी कम्युनिकेशन हो। और तो और वो वर्किंग आवर को कम करके 9 से 8 घंटे कर दिए। 5 डेज वर्क भी यही इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे उनके एम्प्लॉइज को वीकेंड एंजॉय करने का मौका मिले। बाकी कंपनीज में सिर्फ संडे ही ऑफ था। ये चेंजेस उस टाइम के नॉर्म्स के कंप्लीटली अगेंस्ट थे और इससे हेनरी को फिर से ऐसी ही फेमिलियर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। शेयर होल्डर्स चले गए। उन्हें लगा कि उनके पैसे बस उनके जेब से निकालकर वर्कर्स के जेब में डाली जा रही थी। हेनरी ने उन्हें समझाया भी कि अगर वर्कर्स को रेस्ट करने दिया जाए तो वो जॉब पर वापस आके और बेहतर काम करेंगे। हेनरी का कहना था कि हायर वेजेस और ज्यादा वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। एंड श्योर इनफ पूरी कंट्री से डेट्रॉइट की फोर्ड फैक्ट्री में वर्कर्स की भीड़ जमा हो गई। इससे सिटी को इकोनॉमिक बूम मिला एंड फोर्ड के कॉम्पिटिटर्स को सिमिलर पॉलिसीज लाने पड़े, क्योंकि सारे वर्कर्स तो फोर्ड में ही आ रहे थे। प्लस हेनरी का 1 आवर वर्क टाइम कम करना उन्हें 8 आवर्स की एक और शिफ्ट को ऐड करने का मौका दे दिया। 8 आवर के 3 शिफ्ट से फैक्ट्री अब 24 घंटे काम कर रही थी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। हेनरी की ये चेंजेस सबको सरप्राइजिंग लग रहे थे और प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे थे। एंड थैंक्स टू हेनरी फोर्ड, जिनकी वजह से मोस्ट मॉडर्न बिजनेसेस में उन्हीं का 8 आवर वर्क डे एंड 5 डेज पर वीक यूज किया जाता है। हाउएवर शेयर होल्डर्स को इन चेंजेस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। उन्होंने हेनरी को वेजेस कम करने के लिए ऑर्डर दिया और जब हेनरी ने ऐसा करने से मना कर दिया तब शेयर होल्डर्स उन्हें कोर्ट लेकर चले गए और उनके बीच होने वाले ड्यूटीज पूरा न करने पर आरोप लगाया। हेनरी को लग रहा था इस बार भी बिजनेस फेल होने वाला है। उन्हें काफी मेहनत लगी थी इसे बनाने में और जब उन्हें सक्सेस मिल रही थी तब एक बार फिर से शेयर होल्डर्स पीछे जा रहे थे। हेनरी के लिए फिर से जीरो से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था। वो मानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही होगा। 1906 अपनी पर्सनल सेविंग का यूज करके हेनरी ने कंपनी के ज्यादातर स्टॉक को खरीद लिया, जिससे कंपनी की ओनरशिप का 51% उनके कंट्रोल में आ गया। वो लगभग अपना सारा पैसा कंपनी में लगा चुके थे और खुद को भी दांव पर लगा चुके थे। हेनरी ने अपनी लीडरशिप अपने बेटे एडजेल को सौंप दी, जिससे एडजेल फोर्ड मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। हाउएवर अब भी अपनी मजबूत पकड़ से हेनरी कंपनी को चला रहे थे और सारे बिग डिसीजन वो खुद लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब एडजेल अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज करने या न्यू प्लान्स या प्रपोजल्स लेकर अपने पापा के पास आते थे, तब हेनरी उन्हें बहुत डांट कर मना कर देते थे और तो और एडजेल की इंसल्ट भी करते थे और कोई भी नई गाड़ी बनाने को मना कर देते थे। बिकॉज हेनरी का मानना था कि कस्टमर्स को सिर्फ मॉडल टी ही पसंद थी। हेनरी ना सिर्फ अपने बेटे के आइडियाज को ठुकराते थे, बल्कि उन्हें अपर मैनेजमेंट के मेंबर्स से डिस्कस करने को वीक लॉन्ग मीटिंग्स में भेजते थे ताकि वो ऑफिस से दूर रहें। बट एडसेल की कोशिश रंग लाने वाली थी, बिकॉज साल दर साल मॉडल टी के सेल्स कम हो रही थी। अमेरिका में हाफ डिकेड ऑफ प्रोस्पेरिटी के आने और चीप क्रेडिट से वहां के लोगों में लग्जूरियस और स्टाइलाइज्ड कार्स की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे जनरल मोटर्स एंड क्राइसलर जैसे कॉम्पिटिटर्स इजीली प्रोवाइड कर रहे थे। 1927 में डिमिनिशिंग नंबर ऑफ सेल्स की वजह से हेनरी को न्यू व्हीकल बिल्ड करने के लिए तैयार होना पड़ा। फोर्ड ने मॉडल ए का न्यू वर्जन बिल्ड किया, जो इंडस्ट्री मॉडर्न डिमांड्स को देखते हुए बनाया गया था। इसमें फर्स्ट कमर्शियल V8 इंजन को लगाया गया और इस मॉडल के 4 डिफरेंट कलर्स ऑफर किए गए। हाउएवर जब तक फोर्ड मोटर कंपनी न्यू मॉडल ए की सेलिंग स्टार्ट करती, तब तक वो ऑलरेडी यूएस के कार मैन्युफैक्चरर्स में 3rd पोजीशन पर आ चुके थे, बिहाइंड GM एंड क्राइसलर। एंड सून आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन हिट, फोर्ड को अपने कई सारे वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा
और अपने वेजेस को भी कम करना पड़ा, जिसके लिए एक वक्त तक उनका नाम था। वाइल हेनरी को अभी लोग मसीहा कहते थे, बट सीक्रेटली उन्होंने पुलिस फोर्स हायर की थी जो उनके एम्प्लॉइज पर स्पाई करते थे, क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि कुछ एम्प्लॉइज यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेनरी ने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने फैक्ट्री में काम दिया जो यूनियन ऑर्गेनाइजर्स को हटाते या उन्हें पीटते थे। जब वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया तब हेनरी ने वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस फोर्स ऑर्डर किया और उन पर टीयर गैस एंड गन फायर भी ऑर्डर किया। सैडली इस प्रोटेस्ट में 4 वर्कर्स की मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट को फोर्ड मैसेकर नाम दिया गया और जल्द ही और ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने वाली थी। लेट 1920s हेनरी ने ब्राजील में दुनिया के वाइल्डेस्ट जगह पर मिलियंस ऑफ एकर्स में जमीन खरीदी। इसी उस दौर में सिंथेटिक रबर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट फोर्ड में बनने वाले वास्ट अमाउंट ऑफ कार्स में रबर की लार्ज क्वांटिटीज की जरूरत थी। एंड सो रबर को रिलायबल सोर्स बनाने के अटेम्प्ट में हेनरी ने ब्राजीलियन जंगल में रबर प्लांटेशन सेटअप किया, जिससे वो रबर ट्रीज की फार्मिंग कर सके। उनका प्लान यहाँ से रबर को हार्वेस्ट करो और फिर डेट्रॉइट भेज दो, जहाँ फोर्ड कार्स में इनका यूज हो सके। बट उनका गोल सिर्फ रबर हार्वेस्ट करना नहीं था। हेनरी को उनके गांव जैसा एक यूटोपिया बनाना था, क्योंकि वो वहीं पले बढ़े थे। असल में वो घने जंगल के बीच एक सेल्फ सफिशिएंट टाउन बिल्ड करना चाहते थे, जहां सारे वर्कर्स उनके रबर प्लांटेशन में ही रहे। और प्रोजेक्ट का नाम था फोर्डलैंडिया। यहाँ थे घर, शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गोल्फ कोर्सेस एंड ऑफ कोर्स एक प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ पर 7,000 इंडिविजुअल्स रहते थे। Ford's rubber development on the Tapajos River is an enterprise of historic proportion. Here, 2 million acres of jungle are being converted into a highly modernized plantation, capable of producing rubber on a large scale. Deep in the wilderness, this model community is self-sufficient in every detail. However, हेनरी चाहते थे कि इस टाउन को स्ट्रिक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल सेट ऑफ रूल्स से ऑपरेट किया जाए, जिससे अमेरिकन मैनेजर्स ने एनफोर्स किया हो। कम्युनिटी में अल्कोहल, टोबैको, स्पोर्ट्स सब बैन था। इवन वहां के रेसिडेंट्स अपने घर के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था इंश्योर करने के लिए कि सारे रूल्स फॉलो हो। जल्द ही हालात खराब हुई। बैड वेदर, डिजीज आउटब्रेक्स, एंगर अमॉन्ग्स द वर्कर एंड एनवायरमेंटल कैलामिटीज, एवरीथिंग हैपेंड। ये सब देखकर लग रहा था कि ये सब कुछ फेल होने वाला है, बट हेनरी ने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा। वो मिलियंस इन्वेस्ट किए अंटिल फाइनली एक डिजीज ने पूरे टाउन और वहां की रबर प्रोडक्शन को खत्म कर दिया। वर्कर्स के बीच हुए झगड़े से एक ओपन रिवोल्ट शुरू हुआ, जिसके बाद हेनरी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि फोर्डलैंडिया बहुत बड़ी एक्सपेंसिव मिस्टेक थी। हेनरी ने वो प्लांटेशन ब्राजीलियन गवर्नमेंट को $250,000 में बेच दिया। ये कीमत हेनरी के इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में बस एक दिन के जितनी थी। आज भी वो फोर्डलैंडिया एक डेजर्ट के रूप में हेनरी फोर्ड के वाइल्ड जंगल यूटोपिया के आइडिया के सिंबल पर वही है। जैसे जैसे हेनरी फोर्ड बूढ़े हो रहे थे, उनके ज्यूइश लोगों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। हेनरी हर चीज के लिए ज्यूइश लोगों को ब्लेम करते थे। उनके क्लोज फ्रेंड ने हेनरी के वर्ड्स दोहराए, जहां थे जीव की वजह से वॉर हुई, जीव्स ने इस कंट्री में थीवरी, रॉबरी बढ़ावा दिया, जीव की वजह से नेवी में इनसफिशिएंसीज आई। हेनरी ने न्यूज़पेपर को फंड किया जो उन लोगों के खिलाफ हेट्रेड स्प्रेड करने के लिए एंटीसेमेटिक आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था। उन्होंने द इंटरनेशनल जीव द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम के नाम से एक वीकली सेगमेंट भी लॉन्च किया था। ड्यू टू अग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटजीज इस पेपर को 7 लाख से ज्यादा वीकली रीडर्स मिले। हेनरी ने इस तरह 60 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए ज्यूज पर अटैक करते हुए। फिर उन्हें 4 बुक में कंपाइल किया, जिसमें से एक को नाजीज अपने नाजी पार्टी के लिए इंस्पिरेशन बताते थे। इवन अडोल्फ हिटलर ने खुद कहा था कि हेनरी फोर्ड उसके लिए इंस्पिरेशन थे। इवन उनके ऑफिस में हेनरी फोर्ड की लाइफ साइज्ड पोर्ट्रेट लगाई गई थी। हिटलर ने हेनरी फोर्ड के बुक्स एंड आर्टिकल्स को थ्रू आउट जर्मनी में डिस्ट्रीब्यूट किया और हेनरी फोर्ड का नाम मेन काम्फ में भी मेंशन किया। 1938 में नाजी पार्टी ने हेनरी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ जर्मन ईगल का अवार्ड भी दिया। ये फॉरेनर्स को दिए जाने वाले मेडल में सबसे हाईएस्ट था। हेनरी फोर्ड ने इसे खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्हें उनके आइडियल्स एंड डिवोशन के लिए मेडल दिए गए जो नाजी पार्टी के सोच से मेल खाता था। हेनरी फोर्ड का नाजिज्म के साथ रिलेशनशिप और भी गहरा हो गया। 1945 में यूएस आर्मी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि फोर्ड मोटर कंपनी के जर्मन ब्रांच जो अब भी हेनरी फोर्ड के कंट्रोल में थी, वो वॉर के दौरान नाजिज्म के आर्सेनल के तौर पर काम कर रही थी। कई अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी से अपने स्टोर्स हटा दी, वहीं फोर्ड अपने जर्मन प्लांट्स को कंटिन्यू किए। अमेरिकन जीआईज के रिपोर्ट्स में कमेंट किया गया कि वो देखना कितना अजीब लग रहा था कि अमेरिका के एनिमी वॉर में फोर्ड ऑटोमोबाइल्स को ड्राइव कर रहे थे। ये भी रिपोर्ट आई कि फोर्ड ने नाजीज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से स्लेव लेबर को यूज कर रहे थे कार्स और ट्रक्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये बात तो साफ थी कि हेनरी फोर्ड ना सिर्फ एंटीसेमेटिक थे, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में एंटीसेमिटिज्म को स्प्रेड करने में इनक्रेडिबली इन्फ्लुएंशियल भी थे। (1943) स्टमक कैंसर से एड्सल की मौत हो गई।
दुख की बात है कि उनके विजन को फोर्ड मोटर कंपनी में कभी अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि सारे डिसीजंस हेनरी के ही होते थे। हेनरी के पोते का कहना था कि हेनरी ही एड्सल की मौत के कारण थे, क्योंकि उनका मानना था कि हेनरी ने एड्सल को अननेसेसरी स्ट्रेस और हार्डशिप दी थी, जिससे एड्सल बीमार होते चले गए। बेटे के जाने के कुछ सालों बाद ही 1947 में हेनरी फोर्ड 83 की एज में चले गए। फोर्ड मोटर कंपनी अब पूरी तरह से बिना किसी लीडरशिप के आगे बढ़ रही थी। अल्टीमेटली हेनरी फोर्ड के पोते ने 1979 में कंपनी को अपने कंट्रोल में लिया। बट जहां हेनरी फोर्ड ने 39 इयर्स तक कंपनी को सिंगल हैंडेडली लीड किया, अब आने वाले अगले 41 इयर्स में द फोर्ड मोटर कंपनी में 13 बार सीईओ चेंज होंगे। बार बार लीडरशिप्स चेंज होने के बाद भी इस ऑटोमोटिव जायंट ने हेनरी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा। इन्होंने बेस्ट सेलिंग कार्स प्रोड्यूस की, जैसे थंडरबर्ड, मस्टैंग एंड काउंटलेस क्लासिक्स। हाउएवर इस कंपनी ने दोबारा उस तरह का दबदबा नहीं बनाया जैसे ओरिजिनल लीडर के प्रेजेंस में था। ऑफ कोर्स हेनरी फोर्ड कंपनी के डिवाइसिव पार्ट बने रहेंगे। ऑन द अदर हैंड वो एक जीनियस, एक इनोवेटर थे जिसने असेंबली लाइन प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली थी और वर्किंग कंडीशंस भी बहुत सुधारी थी। बट दूसरी तरफ वो यूनियंस की तरफ बिल्कुल खतरनाक थी, एक रेसिस्ट, एंटीसेमेटिक एंड उन्होंने हेट्रेड फैलाकर काफी ज्यादा डैमेज किया। इन रिस्पॉन्स टू दिस फोर्ड मोटर कंपनी $5 बिलियन के सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए थे, जो फैक्ट्री में बिल्ड करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से ज्यू स्लेव लेबर को यूज करने के लिए किया गया था। इन मोर रिसेंट टाइम्स फोर्ड मोटर कंपनी अपना फोकस फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स पर ज्यादा दे रही है। इन जुलाई 2023 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अनाउंस किया था कि वो फोर्ड को सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिल्ड करने के लिए $9.2 बिलियन का लोन दे रही है। ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लोन, valued over $50 billion today and ranking as one of the 10 largest car companies in the world। ये अचीवमेंट्स देख के हम शायद भूल सकते हैं कि फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत एक अकेले फार्म बॉय ने एक न्यू काइंड ऑफ मशीन को बनाने के जज्बे के साथ की थी। वाइल्स हेनरी फोर्ड एक कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्लेक्स फिगर हों, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में चेंज लाया और आज होने वाले बिजनेस के तरीकों में, जो काफी हद तक एंड्रयू कार्नेगी की तरह है, जिनकी स्टोरी और भी क्रेजी है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करें। चीयर्स।